रिपब्लिक भारत की बस लगातार आगे बढ़ रही है। मैं मृदुल शर्मा, मेरी सहयोगी शाजिया निसार और हमारी पूरी टीम हर एक शहर जा रही है और वहां पर आपकी राय जान रही है। कल हम पहुंचे थे एटा में। वहां के सियासी समीकरण क्या है, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि हमने वहां पर क्या खास देखा, लोगों की राय क्या थी। शाजिया, बिल्कुल, देखिए एटा जो है वो यादवों का गढ़ है। और यादव कौन है, किसके साथ रहते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन एटा में जो सियासी समीकरण है वह कुछ अलग है। दरअसल एटा के जो यादव हैं वो बीजेपी के साथ खड़े हुए और इस हद तक खड़े हुए हैं कि एटा की 4 सीटें और चारों की चारों सीट बीजेपी के पास। बिल्कुल 4 सीटें कौन कौन सी हैं ये भी आप जान लीजिए। एटा में अलीगंज है, मारहरा है, जलेसर है और एटा है। और सबसे पहले हम सदर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वो सीट है शाजिया जिस पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि उसे मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी को मिली है और बीजेपी को मिली है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि यादवों का गढ़ है और यादवों की संख्या यहां पर बहुत ज्यादा है। जातिगत अगर समीकरण देखेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या यादवों की ही है। उसके बाद अलग अलग जाति यहां पर आती है, एसटी, ओबीसी, जो सीमित मात्रा में नजर आते हैं, लेकिन विशेष तौर पर यादव ही तय करते हैं कि कौन विधायक रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति को यहां पर बदल दिया है। और जब हम कल आम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनके मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे। जब हाईवे हम देखते हैं जो एटा से गुजरा हुआ है, तो वो कहते हैं कि अगर किसी ने विकास किया है तो इस हाईवे ने किया है। तो क्या ये आने वाले समय में विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, या विकास के मुद्दे के इतर भी भारतीय जनता पार्टी और भी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी? और क्या क्या तस्वीर आपने देखी थी शाजिया? देखिए, जिस हाईवे का जिक्र आपके सामने मृदुल कर रहे हैं, उस हाईवे की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि चारों तरफ मार्केट है। किसी एक तरफ नहीं, कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं, बल्कि एक बड़े लेवल पर एक बड़ी मार्केट डेवलप है, एक बड़ा एरिया डेवलप है। वहां पर खाने की दुकानें भी हैं, वहां पर हर सामान आपको मिल जाएगा, वहां पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। और फिर आप ये मत समझिए कि कोई छोटी मोटी दुकानें हो, बड़ी से बड़ी दुकानें भी उस मार्केट में अवेलेबल थी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना विकास हुआ है इस हाईवे के वजह से। और इसीलिए कहीं ना कहीं जनता जो है वो आकर्षित है। दूसरी बात, हमने भापने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि इस बार क्या होने वाला है, तो हमें यही लगा जनता के अनुसार कि इस बार भी वहां पर बीजेपी का वर्चस्व ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रही है। भले ही वोटर्स यादव हो, यादवों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन वो यादव भी एटा के सियासी समीकरण को बदलते हुए बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सीधी सीधी चुनौती मैं समझती हूं बीएसपी से ज्यादा समाजवादी की हो जाती है, क्योंकि यादव है और वो जा रहे हैं समाजवादी को छोड़कर के बीजेपी के पास में। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब हम यादवों की बात करते हैं, जो जनसंख्या है उनकी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद लोधी आते हैं, शाक्य आते हैं और मुस्लिम मतदाता भी सीमित संख्या में वहां पर मौजूद हैं। अभी की जो तस्वीर हमने शाजिया देखी है वो विकास के पैमाने पर तो चुनाव लड़ा ही जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर एटा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना गया है तो वो समाजवादी पार्टी का गढ़ ना होकर यादवों का गढ़ कहा गया है, क्योंकि वहां पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जहां भी समाजवादी पार्टी के वोटर्स अगर देखें तो यादव होते हैं, और अगर यादव यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर वोट करेंगे, तो एक बार फिर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी यहां से हो सकता है कि चुनाव जीतती रहे। मुख्य मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में नजर आ रहा है, क्योंकि बीएसपी हमेशा यहां पर सीट ढूंढना चाहती है, लेकिन कहीं भी अभी तक उसे उस तरह की सफलता नहीं मिली। और कल भी मुझे नहीं लगता, जब हमने लोगों से चर्चा की तो बीएसपी का कहीं जिक्र हुआ। बेशक बीएसपी का कहीं जिक्र भी नहीं था, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं यादवों ने एटा का सियासी समीकरण ही बदल दिया है। यादव इज इक्वल टू समाजवादी पार्टी, यही सुना गया है, यही माना जाता है और यही जाना जाता है। लेकिन एटा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, एटा में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। यहाँ पर वोटर्स यादवों के थे, साथ ही साथ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, मुस्लिमों की भी तादाद ज्यादा है। लेकिन आप समझिए चारों की चारों विधानसभा सीट बीजेपी के पास, लोकसभा सीट भी बीजेपी के पास है। तो ऐसे में ना बीएसपी नजर आ रही है, ना कांग्रेस नजर आ रही है, ना ही कोई और पार्टी, आम आदमी पार्टी भी दावा ठोक रही है, एआईएमआईएम भी मैदान में उतरी हुई है। किसी पार्टी का हम नहीं सुन रहे हैं।
एटा में फिलहाल बीजेपी का इस समय प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है और उसका कारण यही है कि जनता को ऐसा लग रहा है कि विकास हुआ है और विकास के मुद्दे पर ही एटा की जनता जो है इस समय बीजेपी को वोट कर रही है, ऐसा जनता का कहना है। बिल्कुल। और देखिए, सीटों के समीकरण में आपको समझा देता हूं, क्योंकि हमने जलेसर की बात करी, मारहरा की बात करी, अलीगंज की बात करी, तो हम जहां यादवों की बात कर रहे हैं, यादव के अलावा एक और ऐसी सीट है जहां बीएसपी का क्योंकि जिक्र हुआ है तो जलेसर का जिक्र करना बन जाता है, क्योंकि यहां पर दलित वोटर भी संख्या में है, उनकी संख्या भी ठीक ठाक है और यादवों की संख्या भी ठीक ठाक नजर आती है। तो जिनका भी वर्चस्व ज्यादा रहता है, जीत उन्हीं के खाते में जाती है। मारहरा से अगर आप देखेंगे तो यहां पर वर्चस्व रहा है सपा का भी रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व ज्यादा नजर आता है, क्योंकि लोधी समाज का मैंने जिक्र किया था कि यादवों के बाद लोधी आते हैं, तो उनका यहां पर ठीक ठाक संख्या में वोटर है और वही तय करता है कि सीट पर विधायक कौन सा होगा। अलीगंज अगर आप देखते हैं तो ये सीट बीएसपी के खाते में भी गई है, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहा। पिछली बार करीबन 40 के आसपास वोट परसेंटेज रहा था, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि अलीगंज हो, एटा हो, मारहरा हो या जलेसर हो, यहां पर उन्हें जीत मिलेगी और बसपा का जो दलित वोटर है जलेसर में वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो यादवों का वोट अगर एसपी के खाते में जाता है तो लोधी प्रत्याशी उतारकर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उसे यहां पर जीत मिले। ये जातिगत समीकरण यहां पर बताते हैं, लेकिन हम फिर कहेंगे कि मुद्दों के साथ साथ जाति बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ प्रत्याशी का चयन क्या होता है, क्या प्रत्याशी बदले जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं प्रत्याशियों के साथ जाएगी, वो सब कुछ तय करेगा कि एटा में जीत किसके खाते में जाने। बेशक एक बात, विकास का मुद्दा कितना अहम है ये तो हमने आपको एटा में बता दिया, लेकिन मैं आगरा का जिक्र यहां पर करना चाहूंगी। बार बार हमने कहा कि दलितों का गढ़ है आगरा, लेकिन वहां पर बहुजन समाज पार्टी का कहीं कोई जिक्र हमें साल 2017 में, उसके बाद से जो अभी चर्चा हुई उसमें नजर नहीं आया। साल 2017 में कोई खास कमाल बीएसपी कर नहीं पाई, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि भैया जाति से उठ करके शायद आप विकास को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं और इसीलिए आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं। और अब जैसा मैंने कहा कि एटा में भी हमें यहाँ पर सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आए, यही कारण रहा। तो कुल मिलाकर के जाति और विकास यानी कि काम पर बैलेंस बनाकर जनता चल रही है, वो देख रही है कि हमारा काम कौन कर रहा है, हमारी जाति कौन सी फिट बैठ रही है उसी पर। बिल्कुल। और ये उत्तर प्रदेश की तासीर रही है, ऐसा होता रहता है, जातिगत समीकरण जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है शाजिया कि हम एक एक शहर जा रहे हैं और सिर्फ एक आकलन कर रहे हैं। आकलन इसलिए क्योंकि हम जनता से बात करते हैं और जो जनता कहती है वो हम आप तक पहुंच और चौपाल भी लगातार करते हैं और ऐसे ही समीकरण आपको लगातार समझाते रहेंगे। अब हमारी सफर की अगर बात करेंगे तो आप लगातार वो आगे बढ़ता जा रहा है और हर एक सीट का ऐसे ही आपको सियासी समीकरण क्या है वो समझाते रहेंगे। बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज हमारा कारवां पहुंच चुका है कासगंज, जिसका इतिहास आपको अपनी ओर हमेशा और हमेशा आकर्षित करता रहेगा, अपनी ओर खींचता रहेगा। तो इसी कासगंज की भूमि से आज शाम 5 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा यूपी के महाभारत में। बिल्कुल।